चैप्टर 5 अकाउंटिंग 11th एडिशन प्रॉब्लम नंबर 5.5 हम निकाल रहे हैं। इसमें कहता है कि ये सही क्वेश्चन है आपके पास। कहता है इसमें 31 पे हमने लास्ट ईयर हमारे इसमें 31 पे जो हमने इन्वेंट्री का अमाउंट काउंट की थी ना, वो थी 1,20,000। ठीक है। फिर कहता है कि हमने जो फर्स्ट वीक है इस ईयर का जनवरी, इसमें जो हमने परचेज और सेल्स हमने रिकॉर्ड किए वो सिर्फ कितनी है, ओनली 1। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी? जनवरी 2 में उसने डायस्कोप सेंड किया जो कि उसने इतने ख़रीदा था, और सेल उसने कितने किया 62,000 का। ठीक है। और जनवरी 5 को उसने मर्चेंडाइज परचेज़ किया अकाउंट पर, जो कि कितने का किया उसने परचेज़, $80 का, और पैसे वो देगा 30 डेज़ के अंदर। हम यूज़ कर रहे हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मतलब यह है कि जहाँ भी हमने कोई चीज़ सेल की होगी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, जहाँ भी चीज़ सेल की होगी वहाँ पे क्या होगा, दो एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो हम कहते हैं जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करो, assuming that Explorer Scopes uses the perpetual system use separate entries to record the sales revenue and the cost of goods sold for the sale on January 2। यहाँ से खुद ही बता दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। तो अब इसको हम अगर वहाँ देखें अपने जर्नल पे, जनरल एंट्रीज में, तो जनवरी टू में कहता है कि कैश हमने सेल किया, कैश रिकॉर्ड किया, और सेल्स कैश हमने 62,000 की रिकॉर्ड की डेबिट, और सेल्स की हमने क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट आपको पता है, जब कोई एसेट हमारा इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, और जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एसेट इंक्रीज़ होगा डेबिट, एसेट डिक्रीज़ होगा क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। और रेवेन्यूज हमेशा क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। याद करने का तरीका यूँ है, डी से शुरू हुआ डी पे ख़त्म होगा, और एसेट और लायबिलिटी बीच वाले जो होते हैं वो सी, और फिर यही वाला ये दोनों इसी तरह सेम टू सेम इधर, और ऊपर रेवेन्यू नीचे एक्सपेंस। अच्छा, फिर कहता है कि कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द नहीं हमको ये वाला कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ ये वाला कर रहे हैं ना। अच्छा, तो उसने कहा था कि हमने सेल किया टेलीस्कोप, ठीक है, और कैश पे सेल किया, सेल किया, और कोई अकाउंट या नोट्स पे सेल नहीं किया, तो मतलब कैश पे सेल किया, और हमने कितना लिया 62,000। मतलब कैश आया, एसेट इंक्रीज़ हुए हैं डेबिट, और सेल्स हमारी गई हैं, एसेट एक गया है तो वो क्रेडिट। और इसका आप लिखेंगे सोल्ड मर्चेंडाइज की स्टेटमेंट आ जाएगी। जनवरी 2 दूसरी हम बनाएंगे क्योंकि हम परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और हमने सेल किया था, इसलिए 2 बनती हैं। दूसरी पे हम लिखेंगे इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करने के लिए हम दूसरी भी लिखेंगे, और उसमें को क्या डालेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस थी उस मर्चेंडाइज की, हम वो लिखते होते हैं, जिस तरह कि 37200। ठीक है। उसने यहाँ पर खुद भी कहा था कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द जनवरी 2 की सेल पे हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, वो हमने कर लिया। पार्ट बी में कहता है कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट, सॉरी जनवरी 5 से रहता है। जब परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम लूनर ऑप्टिक्स $18,000 का, और थर्ड डे में पे करने पैसे नहीं दिए। इसकी देखो जनवरी 5 पे इन्वेंट्री हम करेंगे डेबिट, और अकाउंट्स पेएबल करेंगे क्रेडिट। अब ये क्यों करेंगे, अब ये देखो, हमने परचेज़ किया मर्चेंडाइज हमारा क्या है, एसेट है ना, ये परचेज़ की मर्चेंडाइज एसेट है, मतलब एसेट इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा एसेट तो क्रेडिट। एसेट इंक्रीज़ हुआ डेबिट, और हमारा क्या गया यहाँ से अकाउंट्स पेएबल, जो हमने देने हैं तो 30 डे बाद देंगे, पैसे जाएंगे तो वो क्रेडिट, ये डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। पार्ट बी में कहता है कि कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री ऑन अकाउंट जनवरी 7। हमें जनवरी 5 तक गिवन है, कहते हैं 7 जनवरी की जो बैलेंस है उसको कंप्यूट करो। हम उसके लिए हम सबसे पहले जनवरी 7 निकालने के लिए हम बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो उसमें हमने परचेजेस की थी उसको ऐड करेंगे। हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। ये चीज़ निकालने के लिए ये वाली हम इसको यही करते होते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेज हमने जो मेन किए हैं उनको ऐड करते हैं। हमारा बिगिनिंग इन्वेंट्री थी 1,20,000, ये लिखा हुआ है 1,20,000 क्या थी हमारे पास
इन्वेंट्री अमाउंटेड, ठीक है, 2। अच्छा, और परचेज़ हमने की है 80,000 की, जो हमने परचेज़ की थी 80,000 की, ये तो सेल की थी ना, ये परचेज़ की थी। ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पता है ये 37,200, हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगी, एंडिंग इन्वेंट्री होगी जनवरी की। एंडिंग इन्वेंट्री निकालें जनवरी की, क्या निकली, माइनस करो तो ये, ठीक है, ये इन्वेंट्री आ गई। हमारा तो फार्मूला ये होता है ना कि ये चीज़ जो होती है इन्वेंट्री वगैरह ये आती है यहाँ पे, लेकिन हमें इसका नहीं पता था, ये पता था तो हमने इसको उल्टा कर दिया। अभी आगे एक और एग्जाम्पल आएगी जिसमें ये वापस ठीक लिखा होगा, बताता हूँ। पार्ट सी में कहता है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द टू ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग द एक्सप्लोरर एक्सक्यूज यूजिंग पीरियोडिक। अच्छा, यहाँ पे हमने परपेचुअल कहता है दोबारा करो, लेकिन पीरियोडिक से। परपेचुअल में 2 होती हैं जहाँ पे हमने सेल किया होता है उसकी एंट्रीज, और पीरियोडिक में एक एंट्री होती है, चाहे बेशक सेल किया हो परचेज किया हो। तो ये देखो, अच्छा जनवरी 2 एक एंट्री है, जनवरी 5 भी एक एंट्री है, हम पीरियोडिक यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो जनवरी 2 में हम कैश और सेल वही सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस्ट गुड्स और इन्वेंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे उस तरह बिल्कुल स्टेटमेंट आप उस तरह लिखते हो जो पहले लिखी थी, ये वाली सोल्ड मर्चेंडाइज और इसकी परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, यहाँ पे आएगा परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज प्रिपेयर किया था ना, हाँ ठीक है। अब अगले पे आते हैं, कहता है कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी एज्यूमिंग यूज ऑफ पीरियोडिक इन इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा सॉरी, इन्वेंट्री सिस्टम, यूज़ योर आंसर टू द पार्ट बी एज द एंडिंग इन्वेंट्री। क्या जो पार्ट बी में हमने एंडिंग इन्वेंट्री निकाली है उसको हमने एंडिंग इन्वेंट्री में इस पार्ट में यूज़ करना है, एंडिंग इन्वेंट्री। तो अब इसको देखो, हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री का पता है कितनी है, 1,20,000 ये, ठीक है, 1,20,000 पीछे बताई हुई थी। उसमें हमने जो हमने परचेजेस की थी वो कितनी की थी, ये किधर गया, ये 80,000 की, वो हम ऐड कर देंगे, क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। एक सेकंड में, ओहो, अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल निकल आएगा। अब इसमें से हम माइनस, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है, इस वाले पार्ट में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एंडिंग इन्वेंट्री जो हमने निकाली थी पार्ट बी में जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री निकाली थी ये वाली, ठीक है, इसको हम वहाँ पे डाल देंगे ये। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, पार्ट ई में कहता है कि कौन सी जो सिस्टम होगा इस कंपनी के लिए, एक्सप्लोरर स्कोप्स कंपनी के लिए, क्या कहता है, प्रॉफिटेबल यूज़ कौन सी यूज़ करा करे ये, ठीक है। अगर तो ये एक्सप्लोरर स्कोप्स छोटी कंपनी है कोई, तो फिर तो जाहिर सी बात है ये पीरियोडिक इन्वेंट्री यूज़ करेगी, क्योंकि अगर छोटी है तो इसका ऑनर ख़ुद वहाँ पे मौजूद होगा जो सब कुछ क्या कर रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा सब कुछ वहाँ पे, उसको खुद अंदाज़ा सब चीज़ों का होगा। छोटी कंपनी का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करने की कोई तुक नहीं बनती। कर सकता है वैसे, लेकिन अगर करेगा तो उसमें क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया इन्वेंट्री, और उसको करना क्या कहते हैं, उसको रिकॉर्ड करना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ठीक है। और अगर छोटी कंपनी है तो ये यूज़ करेगी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ करेगी, और अगर बड़ी कंपनी है ये तो फिर इसको करना चाहिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का ये होता है कि बड़ी कंपनी होगी और पीरियोडिक सिस्टम यूज़ करेगी तो अगर कोई नुकसान हो जाता है बीच में तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकेगी, और रिकॉर्ड नहीं कर सकेगी तो मतलब यही होगा कि उसका नुकसान फिर बड़ा होगा। लेकिन अगर छोटी कंपनी है नुकसान मतलब छोटा हो सकता है, फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर कर लो कि हुआ अगर, तो फिर भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ सब चीज़ें नोट कर रहे हो, अपनी बैलेंस शीट वगैरह जर्नल सब चीज़ें आप हर इन्वेंट्री हर जो आपने चीज़ सेल की, जो चीज़ परचेज़ के साथ नोट किए जाते हो, फिर उस तरह कोई गलती नहीं होती बीच में जिस वजह से हमारा लॉस हो।
अच्छा, अब ये कहते हैं सोलर सिस्टम को स्टडी कर रही है, ठीक है। तो कुछ छोटी कंपनी तो कर नहीं सकती, लास्ट में कोई बड़ी कंपनी होगी तो फिर उसको कौन सा यूज़ करना चाहिए, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखो ये बी पार्ट में भी आंसर ठीक आया था, मतलब सेम आया था एंडिंग इन्वेंट्री का, जनवरी 7 की। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी, 37,200। अगर हम बी पार्ट डी में देखें, हम पार्ट सी के पास, मतलब ये वाला कौन सा यूज़ कर रहे थे हम, पीरियोडिक, ठीक है, ये वाला। इसमें भी हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 37,200 और एंडिंग इन्वेंट्री यही वाली है जो यहाँ पे थी, ठीक है। मतलब कि इतना फ़र्क नहीं होता, बस ये होता है कि ये थोड़ा इजी होता है जो कि स्मॉल बिजनेस यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि वो करते हैं, बड़े बिजनेस यूज़ करते हैं। अगर बड़े बिजनेस इजी वाला काम करेंगे तो फिर गलतियाँ होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो बड़े बिजनेस हैं, उसमें ज़्यादा कस्टमर्स, उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं एम्प्लॉयर्स हैं, उसमें सब चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। वहाँ पे ख़ुद जो है ऑनर वहाँ पे बैठ के ख़ुद अपना वो नहीं कर सकता, क्या कहते हैं उसको, अंदाजे से काम नहीं कर सकता, ठीक है। अपना खुद हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको बड़ी कंपनी ज़ाहिर सी बात है उसने बंदे रखे होंगे, वो क्यों उतना काम करेगा। तो उसने उन सबको करने के लिए ज़ाहिर सी बात उसके एक्सपेंस भी हैं, सब कुछ है। तो वो बड़ी कंपनी को वो सिस्टम यूज़ करना चाहिए जो उसके ज़्यादा अच्छा है, तो वो परपेचुअल सिस्टम बड़ी कंपनी के साथ यूज़ होता है। और पीरियोडिक कंपनी का छोटी कंपनी पीरियोडिक इन्वेंट्री। बस सब्सक्राइब कर लें, से अभी तक 11 पड़े हुए हैं, इसके बाद चैप्टर 9 शुरू कर रहा हूँ मैं, तो बस।